स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम संधि का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, साथ में ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे। ट्रिक आपको बताती है कि संधि को कैसे पहचाने, ट्रिक आपको बताएगी संधि को कैसे पहचान सकते हो। संधि को पहचानने के लिए शब्द जो आया है उसमें आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन संधि विच्छेद करने के लिए आपको संधि के A to Z जानकारी, बारीक से बारीक जानकारी, संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम संधि का ट्रिक के साथ तो अध्ययन करेंगे ही, साथ में संधि का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, A to Z अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वीडियो सब तक पहुंच सके, सबका भला हो सके, सबका साथ, सबका विकास, आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं संधि। तो सबसे पहले संधि और समास में जो मामूली अंतर है वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। संधि और समास, संधि में ध्वनि का मेल होता है। ध्वनि क्या होती है, हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला के अध्ययन में बताया था कि उच्चारण की दृष्टि से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि होती है। तो संधि के अंतर्गत इसी ध्वनि का मेल किया जाता है, इसी ध्वनि का मेल होता है। तो ध्वनि का मेल होगा वहाँ संधि होगी, और ध्वनि का मेल होने से विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, यानी संधि होने पर विकार उत्पन्न होगा। ध्वनि के मेल से नया शब्द का निर्माण होगा। समास में भी नए शब्द का निर्माण होता है, लेकिन समास के अंतर्गत शब्दों का मेल होता है। दो शब्द मिलते हैं जो किसी ना किसी विशेष चीज़ की ओर इशारा करते हैं। हिमालय, हिमालय के द्वारा बताया जाए, हिमालय रे वो स्थान जहाँ पे बर्फ जमा रहता है, यानी हिम के लिए आलय। इसमें हमें शब्द के टुकड़े करने के लिए बीच में जो शब्द चिन्ह छुपे रहते हैं उनको पुनः जोड़ना पड़ता है। हिमालय, और हिमालय क्या होता है, हिम के लिए आलय, यानी हिम जहाँ बर्फ का स्थान होता है वो हिमालय। लेकिन संधि के अंतर्गत हिम प्लस आलय, यानी हिम में जो अंतिम ध्वनि है वो अ की आ रही है, आलय में प्रथम ध्वनि आ की आ रही है, अ और आ मिलके आ हो जाएगा। तो हिमालय में आपको अ नज़र नहीं आएगा, आ और अ दोनों मिलके आ हो जाएगा, हिमालय शब्द बन गया। यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, जिसकी जैसी शक्ति उसके अनुसार वो काम करे। तो यथाशक्ति, इसके हमने टुकड़े किए हैं, यानी समास के टुकड़े करना। समास विग्रह कहलाएगा। शब्दों का मेल हुआ, विग्रह करना यानी उन्हें अलग करना, पुनः छांटना। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब संधि में देखिए, संधि रमा प्लस ईज, रमा में आ की मात्रा है, आ की मात्रा निकलते रम, म हलंत वाला स्वर रहित आधा बिना मात्रा का। तो आ और ई मिलके ए हो गया, तो प्लस ए और पीछे का श आ जाएगा, तो श। नया शब्द जो बना रमेश, तो यहाँ पे आ और ई के कारण नई ध्वनि आई ए, ये नई ध्वनि आई ए। रमा, आ की मात्रा गायब, ई की मात्रा गायब, ए की मात्रा आ गई, नई ध्वनि का जन्म हुआ। तो जहाँ पर ध्वनि का ध्वनि से मेल होगा, मेल होने के कारण जो विकार परिवर्तन आया, इसी विकार को हम संधि कहेंगे। ये जो विकार आ रहा है, और जैसे महादेव है, किसी चीज़ की ओर इशारा करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है, कुछ विशेष बताने के लिए। महादेव, अरे महान है जो देव, ऐसा हो जाएगा। अगर भगवान शंकर के लिए कहा जा रहा है तो देव आदि देव महादेव, यानी जो सभी देवों में महान है, अर्थात भगवान शिव। दोनों ही रूपों में बता सकते हैं। तो संधि ध्वनि का मेल करती है। जब संधि होती है दो पक्षों के बीच में, तो संधि होने पर उनकी पुरानी स्थिति में बदलाव हो जाता है और नई स्थिति बन जाती है, नया शब्द बन जाता है। लेकिन विच्छेद होने पर संधि टूट जाती है और वो पुनः अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो संधि के अंतर्गत ध्वनि का मेल होता है, और संधि विच्छेद होने पर इन्हीं ध्वनियों को वापस अलग कर दिया जाता है। ध्वनि का मेल होने से विकार आएगा, नई ध्वनि का जन्म होगा। देख लीजिए, इसी प्रकार से समास के अंतर्गत नई ध्वनि का जन्म नहीं होता, बीच में जो चिन्ह छिपे हुए हैं वो वापस आ जाते हैं। अब यथाशक्ति में, यथाशक्ति ऐसा हम कह नहीं सकते कि यथा के शक्ति। यथा के शक्ति क्या, यथा मतलब जिसकी जो अनुसार है,
तो शक्ति के अनुसार बीच में जो चिन्ह है उन्हें वापस ला दिया जाता है। हिमालय, हिम के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, चिन्हों को पुनः ला दिया जाता है तो समास हो जाता है और संधि के अंतर्गत ध्वनि का मेल होगा। ट्रिक के द्वारा आप शब्दों को पहचान। हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय में बड़े ई की या आ की मात्रा हो, दीर्घ स्वर की मात्रा हो तो दीर्घ संधि है। इसमें तो दीर्घ संधि है। लेकिन हिमालय शब्द आया, आसान शब्द है, आसानी से कोई भी कर सकता है। लेकिन रमेश शब्द आया और पूछा जाए इसका संधि विच्छेद कीजिए तो ट्रिक से तो आप रमेश में पहचान जाओगे कि इसमें गुण संधि है। लेकिन संधि हल करने के लिए, विच्छेद करने के लिए आपको संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी और ये संपूर्ण अध्ययन इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। साथ में ट्रिक के द्वारा भी हम आपको पूरा अध्ययन कराएंगे और विस्तार से भी कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में जब संधि विच्छेद करोगे तो आपको संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रिक के द्वारा तो आप संधि को पहचान सकते हो, लेकिन पहचानने से काम थोड़े ना चलेगा। संधि को विच्छेद भी तो करना पड़ेगा, संधि को हल भी तो करना पड़ेगा और इसके लिए आपको संधि के संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो यही इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। संधि का अर्थ है मेल। दोस्तों, जब दो पक्षों में संधि होती है तो उनकी पुरानी वाली स्थिति बदल जाती है, नई स्थिति नया रूप धारण कर लेती है। तो संधि का अर्थ मेल होता है। मेल यानी उनका मिलना, जुड़ जाना। बात जब हम भाषा की करते हैं तो भाषा के अंतर्गत संधि का अर्थ होता है दो ध्वनियों का पास में आना, यानी दो ध्वनियों का मेल हो जाना। अब ध्वनि क्या होती है? हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और जब यही ध्वनियाँ आपस में मिल जाती है और उनमें विकार उत्पन्न होता है तो संधि होती है। तो ध्वनियाँ क्या होती है? ध्वनि जब हम उच्चारण करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और यही ध्वनियाँ जब आपस में मिलती है, यानी दो अलग अलग ध्वनियाँ आपस में मिलेंगी और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा तो संधि होगी। अब ध्वनि को और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन लिखित रूप में यही ध्वनि वर्ण के रूप में हमारे सामने आती है, वर्ण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब एक शब्द मैं बताता हूँ, विद्या प्लस आलय। इस विद्यालय शब्द में दो अलग अलग शब्द मिले हैं। विद्या अलग शब्द है, विद्या में आ रहा है अंतिम ध्वनि, आलय में भी आ रहा है। लेकिन जब नया शब्द बनेगा विद्यालय, इस विद्यालय में आपको दो आ नज़र नहीं आएगा, एक ही आ की मात्रा नज़र आएगी। तो दो आ कहाँ गए? यानी दोनों का रूप बदल गया और विकार जो उत्पन्न हुआ है एक ही आ आएगा। तो ये नया विद्यालय शब्द बना है। अब संधि के द्वारा आप ये तो पहचान जाओगे ट्रिक से कि विद्यालय में आपको बता देंगे लोग कि बड़े एक ही मात्रा नज़र आए तो दीर्घ संधि है। लेकिन ट्रिक से आप सिर्फ शब्द को पहचान सकते हो, संधि को पहचान सकते हो। लेकिन संधि विच्छेद का क्या? संधि विच्छेद के लिए आपको संधि की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी के बिना आप एग्जाम में संधि से संबंधित प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो संधि की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको उसका संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है। ट्रिक से तो आप संधि को पहचान सकते हो, अरे इसमें तो स्वर संधि है, इसमें तो दीर्घ संधि है, इसमें गुण संधि है, इसमें वृद्धि है। संधि पहचान सकते हो, लेकिन संधि विच्छेद के लिए आपको संधि की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ट्रिक तो बताएंगे, साथ में A to Z बारीक से बारीक संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। संधि का अर्थ मेल होता है। एक और शब्द होता है विच्छेद। विच्छेद का क्या? संधि का तात्पर्य दोनों का मिल जाना, मिलन होना। लेकिन विच्छेद का मतलब होता है टूट जाना। अब जब संधि के साथ हम विच्छेद को जोड़ते हैं तो संधि विच्छेद होते ही दोनों शब्द अलग हो जाएंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद होते ही विद्या अलग हो जाएगा, आलय अलग हो जाएगा, यानी दोनों वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। तो जब दो ध्वनियाँ मिली, प्लस के चिन्ह के पहले वाली और प्लस के बाद वाली,
तो दोनों के मिल जाने से जो नई ध्वनि बनी उसे ही हम संधि कहते हैं। तो संधि के यही गुण है, यही विशेषता है कि इसमें दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती है, दो ध्वनियों का मेल होता है और उन ध्वनियों का मेल होने के कारण उनमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है। परिवर्तन होगा तभी संधि होगी, यही इसकी विशेषता, यही इसका गुण है। और दोस्तों, जिस चीज़ की जो विशेषता और गुण होता है वही उसकी परिभाषा होती है। संधि की परिभाषा भी यही है कि दो ध्वनियों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन आएगा, उसे संधि कहते हैं। यानी दो ध्वनियों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसे हम आगे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने जो दो उदाहरण लिए हैं, हिम प्लस आले, अब आप इसको गौर से देखिए। हिम में अ की मात्रा लगी हुई है, अंतिम ध्वनि अ की है, पीछे आ है, दोनों मिलके आ हो जाएगा। तो जो नया शब्द बना है हिम, म में से अ निकल गया तो म हलंत वाला है। नया शब्द बना, नई ध्वनि बनी आ और पीछे का ले, तो नया शब्द बन गया हिमालय। ये जो परिवर्तन आया है, विकार आया है, इसी को हम संधि कहते हैं। अ प्लस आ हो जाएगा और ये आ की मात्रा यानी आ जो स्वर होता है उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर को बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर जहाँ भी आएगा स्वतंत्र रूप से आएगा, यानी कि आ स्वतंत्र रूप से आया है। लेकिन जो व्यंजन होता है, अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर आ रहा है तो वो स्वर उस व्यंजन में जुड़ जाता है मात्रा के रूप में। तो हिम प्लस आले में हिमालय, म में आ की मात्रा जुड़ जाएगी और नया शब्द बन जाएगा हिमालय। संधि यही तो बताती है कि शब्द निर्माण कैसे हुआ है। अब नया शब्द देखा प्लस ईस, जो शब्द है रमेश बन जाएगा। रमेश आ और ई मिलके ए हो जाएगा। रमा में से आ निकला तो रम, म हलंत वाला, और ई और आ मिलके ए हो जाएगा और पीछे वाला श, तो सारे मिलके क्या बन जाएंगे, रमेश। यानी रम, म में एक ही मात्रा जुड़ते रमे और श आते रमेश। ऐसे ही सत प्लस जन है। सत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि त हलंत वाला है, हलंत वाला त है, यानी इसमें स्वर की मात्रा नहीं है। और जन शब्द जब दोनों पास पास आ जाएंगे तो सत जब जन शब्द में मिलेगा तो जज बन जाएगा और नया शब्द बनेगा सज्जन। यानी त का रूप परिवर्तन हो गया, विकार आ गया। इसी विकार को संधि कहते हैं, इसी विकार को संधि कहेंगे। अब ट्रिक से आप पहचान जाओगे, आपसे कहेंगे अरे हिमालय, अरे हिमालय शब्द में तो अगर कहीं पर भी आपको दीर्घ स्वर की मात्रा नजर आ जाए, बड़ी मात्रा नजर आ जाए तो दीर्घ संधि है। लेकिन संधि विच्छेद का क्या? अब पूछा जाए हिम प्लस आलय में कौन सी संधि है, ऑप्शन में आ जाए स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। विसर्ग नहीं है तो विसर्ग को तो आप आउट कर दोगे, लेकिन स्वर और व्यंजन में क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे म है, व्यंजन है, तो व्यंजन संधि होगी। लेकिन व्यंजन में हलंत का चिन्ह नहीं है तो व्यंजन संधि तो हो ही नहीं सकती। तो ये जानकारी तो आपको जब संधि की संपूर्ण अध्ययन होगा तभी आप इस चीज़ को पहचान सकते हो। सिर्फ शब्द को देख के ट्रिक से आप समझ सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है, लेकिन संपूर्ण समाधान के लिए आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि आप संधि विच्छेद कर सको और संधि विच्छेद में आए हुए शब्द की संधि पहचान सको। ऐसे ही सत प्लस जन, सज्जन में कौन सी संधि है, तुरंत पहचान जाओगे कि सत प्लस जन। तो लेकिन संधि विच्छेद करोगे तब आपको कन्फ्यूजन होगा। सज्जन शब्द में ज व्यंजन आदि आधा आया है तो इसमें तो व्यंजन संधि है। लेकिन संधि विच्छेद करते समय आपको जो दिक्कत आएगी उसके लिए आपको संधि की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम संधि के भेद का अध्ययन करते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आप अच्छी तरह से जानते हो, भली भांति जानते हो कि वर्ण 2 प्रकार के हैं, ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, एक स्वर ध्वनि, दूसरी व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि जब आपस में मिलती है तो उनके आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। व्यंजन में जब व्यंजन किसी स्वर से या किसी व्यंजन से मिलेगा और उनमें जो विकार उत्पन्न होगा उसका अध्ययन व्यंजन संधि के अंतर्गत किया जाएगा। और विसर्ग संधि में तो प्लस के चिन्ह के पहले विसर्ग वाला शब्द होगा, विसर्ग 2 बिंदी का अह जिसे हम बोलते हैं। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्ग
कैसे हटेगा, विसर्ग का रूप परिवर्तन कैसे होगा, इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते हैं। उससे पहले इन तीनों संधियों को पहचानने की एक साधारण ट्रिक मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वर संधि, स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर ही आएगा, यानी प्लस के चिन्ह के पहले भी स्वर होगा, कोई सा भी स्वर हो सकता है 11 में से, और प्लस के चिन्ह के बाद भी स्वर ही होगा, ये निश्चित है। यानी स्वर संधि में आगे और पीछे दोनों तरफ स्वर होगा तभी स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकता है, लेकिन एक तरफ तो व्यंजन निश्चित आएगा, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, कहीं पर भी आपको एक तरफ व्यंजन देखने को मिल जाएगा तो व्यंजन संधि होगी। दोनों तरफ भी हो सकता है, जैसे वो उदाहरण बताया था सत प्लस जन, जिसमें दोनों तरफ व्यंजन थे, दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते, नहीं तो कम से कम एक तरफ तो व्यंजन अवश्य होगा। और विसर्ग संधि में प्लस के चिन्ह के पहले विसर्ग वाला शब्द आएगा, तो यानी विसर्ग वाला शब्द है तो विसर्ग संधि होगी, ये निश्चित है। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर आएगा, व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन निश्चित आएगा, विसर्ग संधि में पहले वाले शब्द में विसर्ग ही आएगा, तभी विसर्ग संधि होगी। ये बड़ा ही आसान है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए संधि बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो में हम आपके सामने संधि की ट्रिक भी प्रस्तुत करेंगे और संधि का संपूर्ण अध्ययन भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वीडियो सब तक पहुंच सके, सबका साथ सबका विकास हो सके, आपका सहयोग मिलता रहे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि की परिभाषा देखिए, जैसा कि मैंने बताया, स्वर का स्वर से मेल होता है, यानी आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, जब दोनों स्वर आपस में मिल जाते हैं और उनमें जो विकार होगा। संधि से संबंधित अध्ययन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेल होगा और विकार होगा दो ध्वनियों का। अब दो ध्वनियाँ कौन सी है, स्वर से स्वर मिल रहा है या व्यंजन से स्वर या व्यंजन मिल रहा है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि मेल होगा ध्वनियों का, और मेल होने पर विकार होगा तो संधि होगी। अब जिस चीज़ का मेल हो रहा है उसी के आधार पर संधि का नाम डाल देना। स्वर का स्वर से मेल हो रहा है और मेल होने पर जो विकार हुआ वो स्वर संधि कहलाएगा। स्वर से स्वर मिला तो स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, 11 स्वर हैं, कुल 11 स्वर। इन 11 स्वरों के आधार पर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ये 3 संधियों में हम अ और आ को आगे रखेंगे और पीछे अलग अलग स्वर को रख करके देखेंगे कि कौन सा विकार होता है, यानी क्या परिवर्तन आता है। यण संधि के अंतर्गत हम ई को आगे रखेंगे, उसके बाद पीछे अलग अलग स्वरों को रख के देखेंगे क्या विकार आता है, और ऊ को रखेंगे, उसके बाद प्लस के चिन्ह के बाद अलग अलग स्वरों को रख के देखेंगे क्या विकार आता है। इसी प्रकार से ऋषि को रख के देखेंगे आगे, और प्लस के चिन्ह के बाद अलग अलग स्वरों को रख के देखेंगे क्या विकार आता है। आगे अ आ को तो इन 5 में 3 में रख के देख लिया, यण में ई ऊ ऋषि को रख के देख लिया। अब बाकी बचे जो स्वर हैं संयुक्त वाले ए ओ और ओ, इनको हम अयादि संधि में आगे रखेंगे और इनके बाद बारी बारी से अलग अलग प्रकार के स्वर प्लस के चिन्ह के बाद रख कर देखेंगे कि क्या विकार आता है, और इन्हीं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आगे ट्रिक बताएंगे कि आप संधि को कैसे पहचान सकते हो। विस्तार से अध्ययन के आधार पर आप संधि विच्छेद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। संधि जो कि हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद संधि आपके लिए सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। स्वर संधि के भेद 5। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। इन पांचों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ संधि का अध्ययन करते हैं। दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि का भेद है इसलिए दीर्घ संधि को आप दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है, अब जब हमने वर्णमाला का अध्ययन किया था उसमें हमने देखा था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो मूल स्वर होते हैं अ
ई उ ऋषि ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जब इनमें एक एक मात्रा जुड़ जाती है तो यही ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक एक मात्रा जुड़ने पर अ का आ हो जाएगा, ई का बड़ी ई और ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये दीर्घ स्वर बन गए तीनों। ये मूल स्वर ह्रस्व स्वर है और ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब जब ह्रस्व स्वर आगे हो या दीर्घ स्वर आगे हो, कौन से वाले अ ई उ ऋषि, ये चारों में से कोई सा भी ह्रस्व रूप में या दीर्घ रूप में आगे हो प्लस के पहले और उसके बाद यानी प्लस के चिन्ह के बाद उन्हीं के समान यानी अ हो या आ हो, उसके बाद अ आ जाए या आ जाए। इसी प्रकार से ई के बाद ई आ जाए या बड़ा ई आ जाए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य प्लस के पहले चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो और इसी के समान स्वर जब बाद में आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। कहने का तात्पर्य अ ई उ के बाद इन्हीं के समान स्वर आए तो दोनों मिलके दीर्घ यानी बड़ा स्वर हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखिए। नील प्लस अंबर, नील में अ है और अंबर में भी अ है, ये रहा, दोनों मिलके आ हो गया। नील प्लस अंबर, आ हो जाने पर ल के साथ आ की मात्रा जुड़ गई, नीला अंबर हो गया। शुभ में अ है, आगमन में आ है तो दोनों मिलके शुभागमन हो गया, कारण दोनों मिलके आ का रूप धारण कर लेंगे। विद्या प्लस अर्थी, विद्या में आगे आ है, पीछे अर्थी में अ है, दोनों मिलके आ बन जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएगा। क्योंकि स्वर जो बना है उस स्वर की मात्रा अपने से पहले वाले व्यंजन में जुड़ जाएगी। विद्या में आ है और आले में आ है, दोनों मिलके आ हो जाएगा तो विद्यालय शब्द बना। यानी कुल मिला के बात यह है कि दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर है। प्रत्येक में आगे हमने अ को रखा, अ के साथ अ को रख के देखा, अ के साथ आ को रख के देखा, आगे आ को और उसके समान अ को रख के देखा, आगे आ के साथ पीछे भी आ को रख के देखा। यानी समान स्वर के साथ समान स्वर रखा तो वो बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये तो अ और आ से संबंधित था। कुछ उदाहरण हम ई और ऊ से संबंधित देखते हैं। रवि प्लस इंद्र, रवि में छोटी ई की मात्रा है, इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा है, दोनों ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा। यानी रविंद्र में आप देख सकते हो बड़ी ई की मात्रा है। गिरी में छोटी ई की है, ईस बड़ी ई की मात्रा है, दोनों मिलकर के बड़ी ई यानी गिरीश में देख सकते हो। स्वर अपने से पहले आने वाले व्यंजन में मिल जाता है मात्रा के रूप में। मही प्लस इंद्र, मही में ई की मात्रा है, इंद्र में ई की मात्रा है, दोनों मिलके महेंद्र हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। मधु में ऊ है, उत्सव में भी ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। लघु उर्मी, लघु में ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। दोनों मिलकर यानी दोनों अलग अलग नहीं आएंगे नए शब्द में, दोनों मिलकर एक रूप धारण कर लेंगे, ये विकार ही संधि है। वधु में ऊ की मात्रा है, उत्सव में ऊ की मात्रा, दोनों मिलके वधु उत्सव, यानी वधु उत्सव में आपको बड़े ऊ की मात्रा, दीर्घ स्वर की मात्रा नजर आ रही होगी। वधु प्लस उर्मी में वही वधु उर्मी, ऊ की मात्रा नजर आ रही होगी। अब ऋषि वाला जो नियम था, यानी आगे जो कोई सा भी शब्द होगा उसमें आपको ऋषि की मात्रा नजर आएगी और प्लस के चिन्ह के बाद भी आपको ऋषि ही नजर आएगा। यानी प्लस के चिन्ह के पहले ऋषि की मात्रा, प्लस के बाद ऋषि, दोनों मिलके ऋषि ही रहेंगे। नया शब्द बना मात्रण, तो प्लस के पहले ऋषि की मात्रा या ऋषि नजर आएगा, ऋषि की मात्रा नजर आएगी और बाद वाले शब्द में भी ऋषि नजर आएगा तो ऋषि रहेगा। अब संस्कृत में तो बड़ा ऋषि छोटा ऋषि होता है, हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी में तो एक ही ऋषि होता है, स्वर 11 ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें आपको दीर्घ स्वर
नजर आएगा। दोनों स्वर मिल करके समान स्वर के बाद समान स्वर आएगा, दोनों मिलके दीर्घ हो जाएंगे, तो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि के बाद हम अध्ययन करते हैं गुण संधि का। गुण संधि, गुण जैसा कि आपको पता है, आ के बाद ई आ जाए तो दोनों मिलके ए हो जाता है, छोटा है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त जो स्वर हमने पढ़े थे उसमें संयुक्त स्वरों में हमने स्वर निर्माण के अंतर्गत देखा था, अ का जब ई से मेल होता है तो दोनों मिलके ए हो जाता है। उसी के आधार पे ये संधि बनी है। अब आगे हम अ और आ को रख के देखते हैं। आ के साथ अगर पीछे वाले शब्द में प्लस के चिन्ह के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों मिलके ए हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब प्लस के पहले अ या आ हो और प्लस के चिन्ह के बाद आने वाले शब्द में ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। अ के साथ ई आए तो ए हो जाएगा, अ के साथ ऊ आए तो ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से अ के साथ अगर ऋषि वाला शब्द आता है प्लस के चिन्ह के बाद तो दोनों मिलके अर हो जाते हैं। इसको हम आगे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ये कुछ उदाहरण देखिए। शुभ में अंतिम जो ध्वनि निकल रही है वो अ की निकल रही है, और इच्छा यानी अ आ गया, इच्छा का ई आ गया, दोनों मिलके ए हो जाएगा, जो भ में ए की मात्रा के रूप में नजर आ रहा है। इसी प्रकार से नर में अ नजर आ रहा है, ईस में ई नजर आ रहा है, अ और ई मिलके ए हो जाएगा। नरेश में आप ए की मात्रा के रूप में इस ए को देख सकते हो। प्रभा में आ है, इंद्र में ई है, दोनों मिलके ए हो गया, प्रभेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार से रमा प्लस ईस, रमा में आ की मात्रा है, आ की मात्रा बड़ा आ बड़ी ई, दोनों मिलके भी ए ही होंगे, रमेश नया शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से आ के साथ ऊ और ऊ को रख के देखते हैं, ओ का निर्माण होगा। नव प्लस उत्सव, नवोत्सव जो शब्द बना है, अ और ऊ मिलके ओ हो जाएंगे। इसी प्रकार से जल प्लस उष्मा, जलोष्मा, अ और ऊ मिलके नया रूप धारण करेंगे, ओ का। धारा प्लस उर्मी, धारोर्मी, आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा। सप्त ऋषि, ऋषि वाले का नियम है, अ के साथ ऋषि आया तो दोनों मिलके अर हो जाएगा। र हलंत वाला है, हलंत वाला है इसलिए ये शब्द के ऊपर रेप हो जाएगा, ऊपर स्थान पाएगा। तो सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि बन जाएगा। ये सप्त ऋषि देखिए आप, नया शब्द जिसमें अर ऊपर र चढ़ गया है। महा प्लस ऋषि, दोनों मिलके अर हो जाएगा। अ और आ और ऋषि मिलके, तो ऋषि और आ मिलके अर हुआ, अ की मात्रा ह में लगी, र ऊपर पहुंच गया, म ऋषि शब्द बना। ह में अ की मात्रा जुड़ी तो ये हो गया मह, ऋषि र ऊपर चला गया, और ऋषि ये जो पीछे वाला है वो वैसा का वैसा रहेगा, तो म ऋषि नया शब्द बना। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि, नाम से ही स्पष्ट है। गुण संधि के बाद वृद्धि संधि आई है, यानी कि वृद्धि का मतलब बढ़ जाना। तो जब आगे अ और आ हो और उसके बाद छोटा ए या बड़ा ए आए तो दोनों मिलके बड़ा ए हो जाता है। इसी प्रकार से अ और आ के बाद यदि छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो दोनों मिलके बड़ा ओ हो जाता है। कहने का मतलब अ और आ के बाद ओ या ओ आए तो बड़ा ओ, अ और आ के बाद ए और ए आए तो दोनों मिलके ए हो जाएगा। यही इसका वृद्धि संधि का नियम है। वृद्धि संधि में अ और आ के बाद ए और ए आने पर बड़ा ए बन जाएगा, अ और आ के बाद छोटा ओ बड़ा ओ आने पर औ बन जाएगा, यानी बड़ा ओ हो जाएगा। इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस 1, आगे अ है और 1 में ए है, तो अ और ए मिलके बड़ा ए हो जाएगा। नर प्लस 1 के, अ में छोटा ए मिले या बड़ा ए मिले, बनना बड़ा ए है। सदा प्लस एव, सदा में आ है, एव में आगे ए है, दोनों ही स्थिति में बड़ा ए बनेगा, तो सदा प्लस एव सदैव बन जाएगा। इसी प्रकार से महा में आ है,
ऐश्वर्य में ए है, दोनों मिलके ए हो जाएगा। तो महा में से आ निकला, ऐश्वर्य का ए, दोनों मिलके ए हो गया। तो मह में ए की मात्रा जुड़ते ही महेश्वर्य पीछे वाला, तो नया शब्द बना महेश्वर्य। इसी प्रकार से नव में अ है, औषधि में ओ है, तो अ आके साथ ओ या औ मिले, दोनों ही औ बनेंगे। तो नव प्लस औषधि नवौषधि हो जाएगा। इसी प्रकार से परम में अ है, औषधि में ओ है, दोनों मिलके ओ हो जाएगा। तो परमौषधि नया शब्द बनेगा। नई ध्वनि औ हमारे सामने है। वन में अ है, औषधि में ओ है, दोनों मिलके औ बन जाएगा। नई ध्वनि हमारे सामने औ होगी, यानी अ और ओ मिलके नई ध्वनि विकार जो आया है वो औ हो जाएगा। नया शब्द वनौषधि बन जाएगा। इसी प्रकार से महा में आ है, औषधि में ओ है, दोनों मिलके औ बन जाएगा और नई शब्द महौषधि। ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया संधि के द्वारा इस प्रकार से होती है। चौथी संधि यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? पहली 3 स्वर संधियों में हमने अ और आ को आगे रख के देखा। दीर्घ संधि में समान स्वर को रख के देखा, जो विकार आया वो दीर्घ संधि बड़ा रूप धारण करेगा। गुण संधि में हमने अ आ के साथ ई को रख के देखा तो ए बन गया, अ आ के साथ ऊ को रख के देखा तो ओ बन गया। और वृद्धि संधि में बड़ा ए हो जाएगा। अ आ के साथ अगर छोटा ए या बड़ा ए आता है तो बड़ा ए बनेगा, अ आ के साथ छोटा ओ या बड़ा ओ आता है तो बड़ा ओ बन जाएगा। अब यण संधि में आप आगे ई रखोगे और उसके बाद जो बाकी 11 में से 9 स्वर बचे उनको आप रख के देखो तो ई का य हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस के चिन्ह के पहले ऊ होगा। बाकी 11 में से 9 स्वर आप प्लस के बाद रख के देखोगे तो ऊ का व हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे ऋषि की मात्रा होगी और ऋषि के बाद अगर कोई सा भी बाकी 10 स्वर बचे, ऋषि के जाने के बाद स्वर कुल 11, तो बाकी जो 10 स्वर बचे उनमें से कोई सा भी स्वर प्लस के चिन्ह के बाद आए तो ऋषि का र हो जाएगा, हलंत वाला र। इसी को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। यानी ई का तो य बन जाएगा हलंत वाला, ऊ का व बन जाएगा हलंत वाला, यानी स्वर रहित, और ऋषि का र बन जाएगा। कुछ उदाहरण देखिए दोस्तों। इति प्लस अंत, इति प्लस अंत, इत्यन। अब बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना। इति में ई की मात्रा है, असमान स्वर आया है, कोई सा भी दूसरा ई के बाद अ आया है, तो त में से ई की मात्रा निकलते ही त हलंत वाला रह गया। ई की मात्रा निकलते ही त हलंत वाला रह गया। अब ई की मात्रा जो थी वो य में बदल गई, य में बदल गई और पीछे जो अंत शब्द है उस अंत की मात्रा य में लगते ही यह पूरा हो जाएगा। त आधा इति और यह पूरा इत्यंत, पूरा का शब्द इस प्रकार से हमारे सामने आएगा। यानी इति में अंत शब्द मिलते इत्यंत हो जाएगा। ई और अ मिलके यह बन गए संपूर्ण, यानी स्वर रहित वाला यह बन गया है। अति प्लस अंत अत्यंत बना है। कैसे बना है? इति में ई की मात्रा है और अ मिलते ही दोनों य हो गया। अति में से ई की मात्रा निकलते ही अत शब्द बचा, त स्वर रहित हो गया, प्लस ई और अ मिलके य हो गया स्वर रहित, और पीछे वाला अंत शब्द, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? अत्यंत। त आधा हो गया, य के साथ अ की मात्रा जुड़ गई अंत की, और पीछे वाला नंत यानी अत्यंत। इसी प्रकार से बाकी शब्द बनेंगे। अति प्लस अधिक, अत्यधिक ई और अ मिलके यह हो गया। इति प्लस आदि इत्यादि। ई के साथ इस बार आया है, लेकिन ई के बाद कोई सा भी असमान स्वर आए, ई के बाद ए आए, ऊ आए, ऋषि आए, कोई सा भी आए, यानी ई हमेशा य में बदल जाएगी स्वर रहित वाले में, और जो स्वर बाद में आएगा वो स्वर की मात्रा उसके लग जाएगी। यहाँ पे प्रत्येक में आप देख सकते हो कि य के साथ
जो बाद में स्वर आया उसकी मात्रा लगी हुई है। तो इति प्लस आदि, ई और आ मिलके या, यह में आ की मात्रा जोड़ के बताया है, ये आ की मात्रा। इसी प्रकार प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा, ए की मात्रा य में जुड़ चुकी है, यह स्वर रहित था और स्वर जो बाद में आया है ए, उसकी मात्रा स्थान पाने पर य पे चढ़ जाएगी, यानी प्रत्येक हो जाएगा। अतिधन उक्ति, अत्युक्ति, ई और ऊ मिलके यू हो गया, य में ऊ की मात्रा जुड़ गई। ई बदला है, बाद वाला नहीं बदल, बाद वाला तो उसमें लग जाएगा, ई य में बदल जाएगा। अभी प्लस उदय, अभ्युदय, ई य में बदल गया और उस य में ऊ की मात्रा जुड़ गई तो यू हो गया। अब जो ऊ की मात्रा है उसको आगे रख के और पीछे असमान स्वर रख के देखेंगे। सु प्लस आगत, सु में ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के बाद कोई सा भी और दूसरा स्वर आ जाए तो वो दोनों व में बदल जाता है। ऊ व में बदल जाता है, स्वर रहित में ऊ बदलेगा और जो बाद वाला स्वर आया है वो उसमें जुड़ जाएगा, तो व में से आ की मात्रा जुड़ते ही वा यानी स्वागत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋषि की मात्रा का है, ऋषि जो है वो हलंत वाले र में बदल जाएगा और पीछे जो स्वर आया है वो र में जुड़ जाएगा। यहाँ आ आया है तो र में आ जुड़ते ही रा, मात्रा देश, मात्र में ऋषि की मात्रा है और आ जुड़ते ही ऋषि तो बदल जाएगा र में। अब मात्र, मा, त हलंत वाला। अब संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े होंगे तो त और र मिलके क्या हो जाता है, त्र। तो यहाँ पे मात्रादेश यानी त और र मिलके त्र, त्रिशूल वाला बन गया। आ की मात्रा त्रिशूल वाले में जुड़ी मात्रा और पीछे वाला देश यानी मात्रा देश, ऋषि र में बदलेगा। अंतिम संधि स्वर संधि अयादि संधि। अयादि यण संधि में हमने ई ऊ को आगे रख के देखा, ऋषि को आगे रख के देखा, उनके बाद असमान स्वरों को रख के देखा क्या विकार आया। अब अयादि संधि में हम ए को और ओ को आगे रख के देखेंगे और उसके बाद कोई सा भी असमान स्वर अगर रखते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। आगे ए और ए हो और उसके बाद 11 में से जो बाकी बचे 9, 2 तो ये हो गए, इसके बाद 11 में से 9 में से कोई सा भी स्वर आ जाए तो छोटा ए तो अय में बदलेगा, यह स्वर रहित है, और बड़ा ए आय में बदलेगा, यह स्वर रहित है। छोटा ए अय में, बड़ा ए आय में बदल जाएगा। इसी प्रकार से आगे ओ और औ है तो ओ तो औ में बदल जाएगा और बड़ा ओ आव में बदल जाएगा। यहाँ पर भी वह स्वर रहित है। दोनों ही स्थितियों में चाहे आगे ए हो और बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए, बस ए और ए नहीं आना चाहिए। ए और ए के अलावा कोई सा भी स्वर आए तो ए आय में बदलेगा और बड़ा ए आय में बदलेगा। इसी प्रकार से ओ आव में बदलेगा और ओ आव में बदलेगा। बस ओ और ओ के बाद ओ और ओ नहीं आना चाहिए, बाकी का कोई सा भी असमान स्वर आए, असमान यानी ओ के समान ओ नहीं आएगा, उसके अलावा कोई सा भी आए। कुछ उदाहरण द्वारा हम इसको स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। ने प्लस अन, ने में एक ही मात्रा है, ने में एक ही मात्रा है, न में से एक ही मात्रा गई तो न हलंत वाला बचा। अब ए का क्या हो जाएगा, अय प्लस अय, यह हलंत वाला है तो अन जो शब्द आया है वो नयन बना देगा। न आ गया, न में अ जुड़ते न पूरा हो जाएगा, य आया न य, और उसमें अन्न जुड़ते ही य में अन्न जुड़ते ही नयन शब्द बन जाएगा। तो ने प्लस अन नयन, बड़ा ए की मात्रा है, ने प्लस अक नायक, ए जो है आय में बदल गया। बड़ा ए की मात्रा है आगे तो आगे वाली मात्रा आय में बदलेगी। इसी प्रकार से गे प्लस अक, गे पीछे कोई सी भी मात्रा हो,
पीछे कोई सा भी स्वर हो, आगे अगर एक ही मात्रा है, ए स्वर है, तो ए स्वर आय में बदल जाएगा। गे प्लस अन गायन, ए जो है आय में बदल गया। पीछे जो मात्रा आएगी वो उसके बाद वाले जो व्यंजन है उसमें जुड़ जाएगी। पो प्लस अन, पो एक ही मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा औ में बदल जाएगी। पीछे वाला अन जब जुड़ेगा प औ, तो पऊ और अन जुड़ते पवन, पवन शब्द बनेगा। पो प्लस अक यानी वो पावक हो जाएगा, क्योंकि ओ की मात्रा है और वो आव में बदलेगी। अगर औ में बदली तो आपको पवन नज़र आएगा, आ में बदली तो पावक या पावन नज़र आएगा। पो प्लस अन पावन हो जाएगा, क्योंकि आगे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा आव में बदलती है। भो में छोटे ओ की मात्रा है और अन शब्द पीछे यानी भवन हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है वो औ में बदलेगा। इसी प्रकार से भो बड़े ओ की मात्रा है और अक पीछे है तो भावक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर भो के साथ अन है बड़े ओ के साथ तो भावन हो जाएगा। यानी आपको इसमें अय आय नज़र आएगा, अयादि संधि में औ आव नज़र आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये अधिकतम तीन अक्षरों का शब्द होगा, जिससे आपके लिए अयादि संधि पहचानना बड़ा ही आसान होगा। इस संधि की ट्रिक को हम आगे और भी स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। संधि विच्छेद तो आपने विस्तार से जो अध्ययन किया उसके आधार पर कर लोगे, लेकिन शब्द को देखते ही कैसे पहचानोगे कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। तो दीर्घ संधि का अध्ययन देखना। दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर की मात्रा आएगी। दीर्घ स्वर कौन सा? बड़ी मात्रा, यानी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। इसकी मात्रा अगर नज़र आ रही है शब्द में तो आप समझ जाना दीर्घ संधि है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर नज़र आए तो दीर्घ संधि शब्द में। ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर यानी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर की मात्रा नज़र आएगी तो दीर्घ संधि। विद्यालय शब्द में देखिए आ की मात्रा है, महात्मा आ की मात्रा है, रविंद्र बड़ी की मात्रा है, गिरीश बड़ी की मात्रा है, भानुदेव बड़ी ऊ की मात्रा है, मधुत्सव बड़े ऊ की मात्रा है। जहाँ पर भी बड़ी मात्रा नजर आए, दीर्घ स्वर की मात्रा नजर आए, वहाँ दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार से गुण संधि में आपको एक ही मात्रा नजर आएगी या ओ की, छोटे ओ की या छोटे ए की मात्रा, यानी ऊपर जो शब्द है उसके ऊपर एक ही मात्रा नजर आएगी तो गुण संधि है। रमेश में एक मात्रा है एक ही, नरेश में एक मात्रा है एक ही, महेंद्र में एक मात्रा है एक ही, महोत्सव में एक मात्रा है ओ की, परोपकार में एक मात्रा है ओ की, महोदय में एक मात्रा है ओ की। ऊपर एक मात्रा नजर आएगी तो ये गुण संधि है। बस इतना ध्यान रखना है। गुण संधि में ए ओ की मात्रा यानी ऊपर एक मात्रा नजर आएगी। इन सब शब्दों में ऊपर एक मात्रा नजर आ रही है, ये गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में मात्रा बढ़ जाएगी गुण की, यानी कि ए की मात्रा छोटे की बड़े में बदल जाएगी, ओ की मात्रा बड़े ओ में बदल जाएगी। वृद्धि संधि में बड़े ए की और बड़े ओ की मात्रा नजर आएगी। कहने का तात्पर्य, ऊपर आपको दो मात्रा नजर आए तो आंख बंद करके वृद्धि संधि पे टिक लगा देना। उदाहरण देखिए, सदैव ऊपर दो मात्रा है, एक ही मात्रा, एक एक में एक ही मात्रा, ऊपर दो मात्रा। महेश्वर्य दो मात्रा ऊपर यानी बड़े एक ही मात्रा। वनौषधि बड़े ओ की मात्रा, परमोदार्य बड़े ओ की मात्रा, महोषधि बड़े ओ की मात्रा, ऊपर दो मात्रा नजर आ रही है जहाँ से ये शब्द जुड़े थे, जहाँ से इनकी संधि हुई थी। संधि से इनको पहचान जाओगे, लेकिन संधि विच्छेद करने के लिए संपूर्ण जानकारी की आपको आवश्यकता होगी, जो हमने आगे संधि, प्रत्येक संधि का अलग अलग हमने अध्ययन किया है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी है। यण संधि में आपको य व र के पहले आधा वर्ण आधा व्यंजन नजर आएगा, क्योंकि व्यंजन ही आधा होता है, स्वर तो खुद स्वयं उच्चारित होता है, पूर्ण होता है, उसको तो जरूरत ही नहीं है किसी की। तो य व र के पहले आधा व्यंजन नजर आएगा तो आप यण संधि पे टिक लगा देना। स्वागत। य व र के पहले आधा वर्ण आधा व्यंजन, व के पहले स आधा है, यण संधि। अत्यंत, य के पहले आधा, यण संधि इत्यादि।
य के पहले आधा, अत्याचार य के पहले आधा, अत्यधिक य के पहले आधा, प्रत्येक य के पहले आधा। यानी यण संधि में य व र के पहले आधा व्यंजन नजर आएगा, व्यंजन आधा, तो यण संधि होगा। इसी प्रकार से अयादी संधि में, क्योंकि अयादी संधि में ए ओ औ की मात्रा नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ए और ए, तो जो ए है वो अय में बदलेगा और बड़ा ए आय में बदलेगा। तो ये तो खुद बदल रहा है, ये मात्रा तो इसमें आपको अयादी संधि में देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ए आगे आया है, ओ आगे आया है, ये बदल जाएंगे। ए अय में, बड़ा ए आय में, ओ औ में, बड़ा ओ आव में, तो ये तो मात्रा ही बदल गई। तो ए ओ की मात्रा आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी, अधिकतम 3 अक्षर का शब्द नज़र आएगा। और अय, आए, औ, आओ बीच में नज़र आएगा तो अयादी संधि है। नयन, नायक, गायन, गायक, भवन, पवन, पावन और भावक, ये इसी प्रकार के शब्द हैं। ये अयादी संधि के उदाहरण हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर की मात्रा, बड़ी मात्रा, आ यू की मात्रा, गुण संधि, ए और ओ की मात्रा, ऊपर एक मात्रा, वृद्धि संधि, बड़े बड़ों की मात्रा यानी ऊपर 2 मात्रा। यण संधि, य व र के पहले आधा वर्ण आधा व्यंजन नजर आएगा। अयादी संधि, ए ओ औ की मात्रा नजर नहीं आएगी, 3 अक्षरों का शब्द होगा अधिकतम, और बीच में आपको अय, आए, औ, आव नजर आ जाएगा, तो अयादी संधि। ये संधि की शॉर्ट ट्रिक विस्तार से हम इसका अध्ययन आगे कर चुके हैं। अब संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। जैसा कि हमने पहले बताया था, व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होता है और दूसरी तरफ व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। तो यही इसकी परिभाषा है। परिभाषा, व्यंजन का जब या तो व्यंजन से मेल हो या स्वर से मेल हो, और मेल होने, संधि है चूंकि, तो मेल होने के बाद विकार अवश्य होगा। तो व्यंजन से व्यंजन का या व्यंजन का स्वर से मेल होने के बाद जो विकार परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं। क्यों? क्योंकि 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्वित व्यंजन है। 33 तो मूल व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्वित व्यंजन, 39 कुल व्यंजन। अरे स्वर 11 थे तो संधि के 5 भेद थे। जब व्यंजन 39 होंगे तो फिर नियम भी होंगे। उन नियमों से आप पहचान सकते हो कि व्यंजन संधि कैसे काम करती है, विकार उत्पन्न होता है तो किस प्रकार होता है। जैसे सत प्लस जन में देखा था हमने उदाहरण, तो इन्हीं का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत व्यंजन से मेल होता है या स्वर से मेल होगा, और जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर संधि में तो स्वर का स्वर से मेल हुआ तो आगे भी स्वर पीछे भी स्वर, लेकिन व्यंजन संधि में या तो आगे स्वर हो, आगे व्यंजन होगा, या पीछे व्यंजन होगा, या दोनों में तरफ व्यंजन हो सकता है। कहने का मतलब एक तरफ आपको स्पष्ट रूप से व्यंजन नजर आएगा तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि की को पहचानने के कुछ नियम देखते हैं दोस्तों। पहला नियम देखिए। अब इन नियमों को आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि वर्ण जो पढ़े थे हमने वर्णमाला के अंतर्गत, व्यंजन जो 25 शुरुआती व्यंजन थे जिनको हमने 5 वर्गों में विभाजित किया था। प्रथम वर्ण क वर्ण, दूसरा वर्ण च वर्ण, इसी प्रकार से अलग अलग जो वर्ग थे उन वर्गों के आधार पर इन व्यंजन संधि को हल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वर्णमाला को आप व्यंजनों को अपने दिमाग में रखिएगा। तो वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का कोई से भी वर्ग का 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, 5 वर्ग है। इन 5 वर्ग में से कोई सा भी आ सकता है, या तो काय या चाय या टाय या ताय या प आए। इन 5 में से कोई सा भी व्यंजन आगे आ सकता है प्लस के चिन्ह के पहले। ये तो प्लस के पहले की बात हो गई। अब बाद में क्या है, कोई भी स्वर आ जाए, वर्ग का तीसरा चौथा या व्यंजन आ जाए, तीसरा चौथा
तीसरे स्थान पे से क ख के बाद ग घ आता है तो ग तीसरा हो गया, घ चौथा हो गया। तो तीसरा चौथा आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए य र ल व, इनमें से अगर बाद में कोई सा भी आता है तो जो प्रथम वर्ण है ये आगे आने वाला ये अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाता है। अगर आगे क है तो अपने ही वर्ग का तीसरा यानी ग बन जाएगा, अपने ही वर्ग का बनेगा, अपने ही वर्ग का। त है तो त में तीसरा कौन सा है, त थ द, तो त द में बदल जाएगा, यानी आगे आने वाला प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा, तीसरे वर्ण का रूप ले लेगा। उदाहरण देखिए, सत प्लस आचरण, त प्रथम वर्ण है वर्ग का, स्वर आ गया आ, तो त अपने ही वर्ग का, त वर्ग का तीसरा वर्ण द है तो सदाचरण द में आ की मात्रा जुड़ गई। क्यों, स्वर अपने से पहले आने वाले व्यंजन में मिल जाता है, त का द हो गया क्योंकि त वर्ग का तीसरा वर्ण द है। बाद वाला देखिए, दिक प्लस गज, दिक क वर्ग का प्रथम वर्ण है, क वर्ग का प्रथम वर्ण क है, क अपने ही तीसरे वर्ण के रूप में बदल जाएगा, क का तीसरा स्थान पे आने वाला वर्ण ग है तो दिग्गज हो जाएगा, क जो है वो ग में बदल गया। इसी प्रकार से सट प्लस भुज, षडभुज में बदल गया। तो ट का तीसरा कौन सा है, ट ठ ड, तो ये ड में बदल जाएगा। षडभुज, ट स्वर रहित तो ड भी स्वर रहित, भुज वैसा का वैसा आ गया, यानी पीछे वाला तो शब्द वैसा का वैसा आ जाएगा, लेकिन आगे जो शब्द है उसमें अगर वर्ग का प्रथम वर्ण है तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। ये द तीसरा हो गया ग, ये ड क है जो ग में बदल गया, क का तीसरा ग, त का तीसरा द, ट का तीसरा ड, इस प्रकार से ये बन जाएंगे। आगे और उदाहरण देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है स्वर संधि के बारे में, त और द के बाद यदि च और छ आए, ध्यान रखिएगा अधिकतर जो नियम है वो त और द के साथ ही चलेंगे। त द के बाद च छ रखा, त द के बाद ड ढ रखा, त द के बाद ट ठ रखा, त द के बाद ज झ रखा, तो इस प्रकार से त द किस में बदलेगा, तो त द के बाद अगर च या छ आ जाए, च और छ एक ही समान है, एक छोटा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। च छ ऐसे ज झ है, ऐसे ट ठ है, ऐसे ड ढ है, दोनों का जोड़ा है। जैसे क ख का है, ग घ का है, तो त द का भी जोड़ा है। तो त और द के बाद, त द के बाद च और छ आए तो जो चाहे त हो चाहे आगे द हो, त और द च में बदल जाएगा, हलंत वाला, यानी आगे त हलंत वाला होगा तभी ना हम कहेंगे कि आगे व्यंजन है। अगर उसमें स्वर लगा होगा तो हम कैसे कहेंगे कि ये व्यंजन है। आगे त या द हलंत वाला होगा तो वो हलंत वाले च में बदल जाएगा। उत प्लस चारण, तो त च में बदल गया, तो चारण में च मिलते ही उच्चारण हो गया, उ आशा का वैसा रहेगा, त च में बदल गया उच्चारण। इसी प्रकार से उत प्लस छिन्न, त जो है च में बदल जाएगा तो उत्छिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से सत में जो त है, छ पीछे है, आगे चा है, इसमें छ है, तो सत प्लस छात्र, सच छात्र हो जाएगा। त जो है वो च में बदल जाएगा। कहने का मतलब त और द के बाद अगर च या छ है तो ये त और द जो है वो च या छ आने के बाद वो च में बदल जाएगा। व्यंजन संधि पहचानने का तीसरा नियम देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था, आगे त और द विशेष रूप से आप ध्यान रखना, त और द के बाद अलग अलग व्यंजनों को रख के देखेंगे कि
नई ध्वनि कौन सी बनती है, विकार क्या आता है? तो त और द के बाद जब ज और झ आएगा तो जो बड़ा भाई है, जैसे च और छ रखा था तो च में बदला था, वैसे ही ज और झ रखेंगे तो त और द जो है वो ज हलंत वाले में बदल जाएंगे। इसको उदाहरण के द्वारा देखिए। सत प्लस जन, त हलंत वाला है, त के साथ जाए या झ आए तो वो त हो चाहे द हो, दोनों ही ज में बदल जाएंगे। त आएगा तो भी ज में बदलेगा, द आएगा तो भी ज में बदलेगा। कब? जब पीछे ज या झ में से दोनों में से एक हो। तो सत प्लस जन सज्जन बन गया, त जो है वो ज में बदल गया। इसी प्रकार से उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, त जो है ज में बदल गया। विपद द आया है, जाल तो विपद जाल, द जो है वो ज में बदल गया। इसी प्रकार से अगला नियम देखते हैं। व्यंजन संधि को पहचानने का नियम 4। त और द के बाद ट और ठ आए, जैसा कि मैंने बताया जोड़ा दिया है, च छ ज झ, इसी प्रकार से ट ठ का जोड़ा है। तो त और द आगे हो प्लस के पहले और उस प्लस के बाद ट या ठ हो, तो त हो या द हो, कोई सा भी हो, ट में बदल जाएगा। तो तत् प्लस टीका, तट्टीका, त जो है वो ट में बदल गया है। नियम 5 देखिए दोस्तों। नियम त और द के बाद यदि न आए या म आए, न भी आ सकता है प्लस के बाद पहली ध्वनि, या म भी आ सकती है। तो त जो है या द है वो न में ही बदलेगा, यानी पीछे न होगा तब भी न में बदलेगा त द, और पीछे म होगा तभी तर द न में बदलेगा। उदाहरण देखिए। जगत प्लस नाथ, त है, त न में बदल जाएगा तो जगन्नाथ हो जाएगा, त न में बदल गया। उत प्लस नयन, न आया है, उन्नयन, त जो है न में बदल गया। पहले जो त और द आ रहा है वही बदलेगा, बाद में तर न और म आ रहा है वो किसी में नहीं बदल, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सद प्लस मार्ग, द जो है वो न में बदल गया, ये द है, द जो है वो न में बदल जाएगा तो सन्मार्ग हो जाएगा, क्योंकि म आया है। म आएगा तब भी त और द न में बदलेगा, न आएगा तब भी त और द न में ही बदलेगा। तो तत् प्लस मय, तन में हो जाएगा, क्योंकि त जो है वो न में बदल जाएगा। ये नियम 5 है जो बताता है कि त और द न में बदलते हैं। कब? जब प्लस के बाद न या म आए। न आया म आया तो ये हर स्थिति में, इस स्थिति में त और द जो है वो न में बदल जाएगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है। संधि विच्छेद करते समय आपको नियम की आवश्यकता की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नियम 6 क्या कहता है? त और द के बाद ड ढ आए तो उस स्थिति में त और ड में बदल जाएगा। अरे बड़े भाई में बदलेगा, च छ में से च में बदला, ज झ में से ज में बदला, ट ठ में से ट में बदला, उसी प्रकार से ड ढ में से ड में बदल जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है। तो त द ड में बदल जाएगा। उत प्लस डयन, तो त जो है वो ड में बदल गया, उड्डयन हो गया। नियम 7 देखिए, बड़े ही आसान है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में बस त और द को आप पकड़ के रहोगे तो व्यंजन संधि आपकी आसान हो जाएगी। त द के बाद ल आ जाए, ल आया है, अब ल तो अकेला है, उसका तो कोई छोटा भाई नहीं है, तो त और द के बाद अगर ल आ जाता है तो त हो चाहे द हो वह ल में ही बदलेगा, हलंत वाला, क्योंकि आगे जो व्यंजन आया है वो व्यंजन में ही बदलेगा, यानी हलंत व्यंजन हलंत वाला रहेगा तभी हम कह सकते हैं कि आगे व्यंजन है। मात्रा जुड़ जाती तो अंतिम ध्वनि तो स्वर की हो जाती। उत प्लस लास, उल्लास हो जाएगा, त ल में बदल गया। तत् प्लस ले, तल्ले हो जाएगा, त जो है वो ल में बदल गया। इस हम कह सकते हैं त और द के बाद ल आ जाएगा तो त और द भी ल में बदल जाएगा। नियम 8 देखिए। नियम 8 देखिए, त द के बाद अगर ह आ रहा है, त और द के बाद ह आ रहा है तो जो त और द है वो तो आधे द में बदलेगा। त हो चाहे द हो, आधे द में, यानी द स्वर रहित हो जाएगा। ह जैसा है, जैसी ह में मात्रा लग रही है
वैसा ही ध बन जाएगा। यानी ह जिस मात्रा वाले रूप में है उसी मात्रा वाले रूप में ध बन जाएगा। तो उत प्लस हरण, हमें अ की मात्रा लग रही है तो ध भी उसी वाला बनेगा। तो उत प्लस हरण, त जो है वो द में बदल गया, ह जो है वो ध में बदल गया, तो उद्धरण बन गया। इसी प्रकार से उत प्लस हार, त जो है ये त वो द में बदल जाएगा और ह जो है वो ध में बदल गया। तो उत प्लस हार उद्धार, ये द में, ह जो है वो ध में बदल जाएगा और जिस मात्रा वाला ह है उसी मात्रा वाला द होगा। यहाँ अ की मात्रा है, यहाँ अ की मात्रा थी तो इसमें भी अ की मात्रा है। नियम नंबर 9 देखिए, त और द के बाद अगर श आ जाए तो त और द जो थे वो किस में बदल जाएंगे? च में। आधे च में, स्वर रहित च में, तद च में बदले, तद च में बदले। ध्यान रखना श जो है वो छ में बदल जाएगा, श आया छ में बदल जाएगा, श छ में, तद च में। तो क्या बन जाएगा नया? तत् प्लस शिव, त आया है बाद में, त च में बदलेगा नियमानुसार। श जो है वो छ में बदलेगा तो क्या बन जाएगा? जैसी श में मात्रा है वैसी ही मात्रा छ में भी नजर आएगी आपको देखने पर। तो तत् प्लस शिव यानी तच्छिव, त च में बदल गया, श जो है वो छ में बदल गया, तच्छिव। इसी प्रकार से उत प्लस शिष्ट, उत त जो है वो च में बदल गया उच्च, और श जो है वो छ में बदल गया उच्छिष्ट। नया शब्द आपके सामने आ जाएगा। नियम 10 क्या कहता है दोस्तों? नियम 10 के अंतर्गत हम देखते हैं कि छ के पहले कोई भी स्वर आ जाए, यानी प्लस के चिन्ह के बाद आपको छ नजर आएगा और प्लस के चिन्ह के पहले आपको कोई सा भी स्वर आ जाएगा, यानी प्लस के चिन्ह के बाद छ नजर आएगा छ, और प्लस के चिन्ह के पहले कोई सा भी स्वर नजर आ जाए प्लस के पहले, यानी पहले वाले शब्द में स्वर होगा, बाद वाले शब्द में छ होगा। तो छ जो है केवल छ, आगे वाला शब्द वैसा का वैसा ही आ जाएगा, लेकिन छ जो है वो चच्छ में बदल जाएगा, चच्छ, बस ध्यान रखना, छ चच्छ में बदल जाएगा। जैसे आ स्वर है छादन, तो छ जो है चच्छ में बदल गया आच्छादन। अनुच्छेद, अनु, न में उ की मात्रा है अनु, छ आ गया तो अनुच्छेद, जो छ है वो चच्छ में बदल गया तो अनुच्छेद हो जाएगा। ये नियम 10 है। और व्यंजन संधि का अगला नियम, अ और आ के अतिरिक्त, अ और आ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के बाद अगर स आ जाता है तो वो श में बदल जाता है। अ और आ है, उसके अलावा कोई सा भी स्वर के बाद में अगर स आता है, आगे अ और आ नहीं होगा, प्लस के पहले अ और आ के अलावा कोई सा भी स्वर नजर आए, और अगर प्लस के बाद स आता है तो वो स श में बदल जाता है। जैसे कि अ और आ के अलावा कोई सा भी स्वर आए, भ में ई की मात्रा, वी में ई की मात्रा, नी में ई की मात्रा, कोई सा भी स्वर आए और प्लस के बाद आपको स नजर आएगा, ये तो ये स किस में बदल जाएगा? श में। स जो है हमारा साधारण स श में बदल जाएगा। तो अभी प्लस सेक अभिषेक, आगे वाला शब्द वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ स जो है वो श में बदलेगा। वी प्लस सम विषम, नी प्लस सेद निषेध, श स जो है वो श में बदल गया, स श में बदल गया। ये नियम 11 के अनुसार हमें पता चलता है। और विसर्ग संधि, जो संधि है उसका अंतिम भाग, विसर्ग संधि की परिभाषा हमने आगे ट्रिक में बताई थी कि आगे वाले शब्द में विसर्ग ही रहेगा, बाद वाला शब्द में व्यंजन हो सकता है, स्वर हो सकता है। तो परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि विसर्ग का मेल होगा स्वर से या व्यंजन से।
विसर्ग का मेल होगा स्वर से या व्यंजन से, और इसके कारण जो विकार होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। अरे व्यंजन का मेल हुआ, परिवर्तन हुआ तो व्यंजन संधि, स्वर से मेल हुआ, परिवर्तन आया, विकार आया तो स्वर संधि। इसी प्रकार से विसर्ग किसी से भी मिले, स्वर से मिले या व्यंजन से मिले तो विसर्ग संधि, यानी विसर्ग में परिवर्तन आया तो विसर्ग संधि कहलाएगी। विसर्ग में परिवर्तन आया, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को पहचानने का पहला नियम देखिए, विसर्ग से पहले जो प्लस के चिन्ह के पहले जो शब्द आया है उसमें विसर्ग लगा होगा, और विसर्ग के पहले अ की मात्रा आपको नजर आ जाए, और बाद में यानी बाद में आने वाला जो शब्द है उसमें अ की मात्रा के अलावा कोई सा भी अन्य स्वर नजर आ जाए, यानी बाद वाले शब्द में अ की मात्रा नजर नहीं आएगी और कोई सा भी स्वर नजर आ जाए तो जो हमारा विसर्ग था वो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। आगे वाला शब्द वैसा ही रहेगा, सिर्फ विसर्ग हट जाएगा, पीछे वाला शब्द भी वैसा ही रहेगा। तो अतः विसर्ग है एव, अतः विसर्ग के पहले अ की मात्रा है, नियम पूरा। उसके बाद में अ के अलावा कोई सा भी स्वर आए, यानी अ के अलावा अ नहीं आया, ए आ गया तो विसर्ग हट जाएगा, नया शब्द अतएव बन जाएगा। अत पूरा आ गया, एव पूरा आ गया, सिर्फ विसर्ग का लोप हो गया। नियम 2 क्या विसर्ग संधि के नियमों को थोड़ा बारीक से और ध्यान से समझना, क्योंकि विसर्ग जो है वो बदल रहा है, और विसर्ग किस में बदलेगा, कैसे बदलेगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप संधि विच्छेद कर पाओगे। विसर्ग है तो आप पहचान जाओगे विसर्ग संधि है, लेकिन अगर शब्द आ गया निस्तेज और कहे संधि विच्छेद करो तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप उसका संधि विच्छेद कैसे करोगे अगर आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी। तो विसर्ग के बाद त आए, थ आए या स आए, तीनों में से कोई सा भी शब्द आ सकता है, वर्ण आ सकता है, व्यंजन आ सकता है। त आए, थ आए या स आए तो जो विसर्ग है इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ विसर्ग बदलेगा, विसर्ग में परिवर्तन आएगा, विसर्ग में विकार आएगा तो स बन जाएगा विसर्ग हलंत वाला, स्वर रहित, बिना मात्रा का। तो विसर्ग स में बदलेगा कब, जब बाद वाले शब्द में त हो या थ हो या स हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, निहि विसर्ग है, बाद में त है, नियम पूरा, विसर्ग बदल जाएगा स में, स्वर रहित तो स आधा नजर आ जाएगा, तेज शब्द पूरा, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। दुह प्लस तर तो दु वैसा का वैसा, विसर्ग स में बदल गया और तर शब्द पीछे आ गया तो दुस्तर हो जाएगा। इसी प्रकार नमः प्लस ते नमः, विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा, तो नमः वैसा का वैसा, विसर्ग स में बदला, आधा स और ते शब्द पूरा, यानी नमस्ते शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से निहि विसर्ग है, विसर्ग के बाद स आया है तो विसर्ग स में बदल जाएगा, विसर्ग का स बन निहि, संस्ताप। इसी प्रकार से दुह के बाद स है तो विसर्ग स में बदल जाएगा, दुस्साहस नया शब्द। इसी प्रकार से मनः विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आया है तो मनस्ताप, विसर्ग जो है वो स में बदल गया, नया शब्द बन गया मनस्ताप। ये नियम 2 से हमें जानकारी मिलती है जो विसर्ग को स में बदलने की प्रक्रिया हमें समझाती है। नियम 3 क्या कहता है, विसर्ग के पहले वाला शब्द जहाँ विसर्ग आया है और उस विसर्ग के पहले ई की मात्रा नजर आए, ऊ की मात्रा नजर आए, यानी कहने का मतलब विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा नजर आती है और जो बाद में प्लस के चिन्ह के बाद जो शब्द आएगा उसमें क ख प या फ व्यंजन नजर आ जाए तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा। कहने का मतलब विसर्ग के पहले ई ऊ की मात्रा हो, बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग
बाकी में बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ विसर्ग श में बदलेगा। जैसे निहि प्लस कारण, तो विसर्ग के पहले ई की मात्रा है, नियम पूरा। विसर्ग के बाद यानी प्लस के चिन्ह के बाद क ख प फ में से कोई भी हो, कारण क आ गया, ये भी नियम पूरा। तो विसर्ग अपने आप श में बदल जाएगा, हलंत वाला, आधा स्वर रहित, तो नया शब्द निष्कारण बन गया। इसी प्रकार दुहु ऊ की मात्रा है, काल क आ गया, विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा, दुष्काल। पुह पुहु प्लस के बाद कल है, क आ गया, प्लस के पहले ऊ की मात्रा है, पुष्कल बन जाएगा। इसी प्रकार से निहि ई की मात्रा है, पाप प आ गया, तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा और निष्पाप नया शब्द बन जाएगा संधि होने के बाद। इसी प्रकार से नियम 4 देखिए जो हमें श की जानकारी देता है। नियम 4 क्या कहता है? विसर्ग के बाद अगर च आए या छ आए, विसर्ग के पहले क्या है क्या नहीं है उससे कुछ लेना देना नहीं है। विसर्ग के बाद यानी पहले वाले शब्द में विसर्ग है, प्लस के बाद जो दूसरा शब्द आएगा उसमें च आएगा या छ आएगा, दोनों में से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा। जैसे निहि प्लस चल, विसर्ग है के बाद च नजर आ रहा है, निश्चल, श में बदल गया विसर्ग। आगे वाला निहि वैसा का वैसा रहेगा, चल वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ विशल जो विसर्ग है वो श में बदल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, नि ऐसा का ऐसा हो जाएगा, विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा, निश, और चय आ जाएगा तो निश्चय। यानी विसर्ग जो है श में बदलेगा जब विसर्ग के बाद च आ जाए या छ आ जाए तो विसर्ग श में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगला नियम देखिए, ढंग से समझने की कोशिश करना, थोड़ा अलग है। विसर्ग से पहले ई की मात्रा हो चाहे ऊ की मात्रा हो, ये ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। विसर्ग के पहले जो शब्द है उसमें विसर्ग आएगा और विसर्ग के पहले ई की या ऊ की मात्रा आपको नजर आएगी। ये तो हो गया प्लस के पहले वाले शब्द से संबंधित नियम। प्लस के बाद वाला जो शब्द होगा उसमें क्या होगा, या तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए। क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है? ग, ग, ड। इसी प्रकार से च वर्ग का कौन सा है? ज, झ, ण। तो इसी प्रकार से बाकी जो हैं जैसे ट वर्ग का ड, ढ, ण, तो तीसरा वर्ण आए, चौथा है, पांचवा वर्ण आए, या फिर कोई सा भी स्वर आ जाए, या फिर य, र, ल, व आ जाए, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, य, र, ल, व आ जाए, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए बाद वाले शब्द में। पहले तो विसर्ग के पहले ई ऊ रहेगा, बाद वाले में तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी स्वर य, र, ल, व हो, तो हमारा जो विसर्ग है बीच में वो विसर्ग र हलंत वाले में बदल जाएगा। हलंत वाला रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि र स्वर रहित है, आधा है, तो ये ऊपर स्थान पाएगा, यानी आपको र ऊपर नजर आ जाएगा। अगर पीछे कोई स्वर है, जैसा कि कहा कोई भी स्वर है, तो र में वो स्वर की मात्रा जुड़ते ही वो र पूरा हो जाएगा, र में वो मात्रा नजर आ जाएगी। जैसे नी प्लस ईश्वर, आगे ई है, विसर्ग जो है कोई भी स्वर होने का नियम पूरा, विसर्ग र में बदला, निरीश्वर हो गया। अब पहला उदाहरण देखिए, दुहु प्लस गम। दुहु विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा है, तीसरा वर्ण आया है ग, दुर्गम बन जाएगा, विसर्ग जो है वो र में बदल गया। इसी प्रकार से निहि ई की मात्रा है, जन तीसरा वर्ण है, निर्जन बन जाएगा, विसर्ग जो है वो र में बदल जाएगा। निहि प्लस बल, अब ब जो है वो तीसरा व्यंजन है, तीसरा वर्ण है अपने वर्ग का, तो ये निर्बल शब्द बन जाएगा, जो विसर्ग है वो र में बदल जाएगा। इसी प्रकार से दुह प्लस लब, जो दू का ऊ की मात्रा है विसर्ग के पहले, नियम पूरा, तीसरा वर्ण आ गया है य, र, ल, व, य, र, ल, व, ल आया है, तो ये जो
विसर्ग है वो र में बदल जाएगा, ऊपर स्थान पाएगा, दुर्लभ शब्द बन जाएगा। निहि प्लस ईश्वर, तो विसर्ग जो है वो र में बदल जाएगा और ई की मात्रा र में जुड़ते ही निरीश्वर बन जाएगा। इसी प्रकार से निहि में कोई भी स्वर आए, विसर्ग के बाद आगे ई ऊ है, तो आ की मात्रा जुड़ते ही र पूरा, र में आ की मात्रा निराशा शब्द बन जाएगा। यानी आगे तो आगे विसर्ग के पहले ई ऊ की मात्रा नजर आएगी, बाद में तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, कोई भी स्वर हो, यर लवल हो, तो हर इस स्थिति में जो विसर्ग है वो र हलंत वाले में बदल जाएगा। नियम 6, विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले, ये तो हो गया पहले वाला शब्द जो प्लस के चिन्ह के पहले आएगा, उसमें विसर्ग के चिन्ह के विसर्ग के पहले अ हो। अब बाद वाला जो शब्द आ रहा है उसमें या तो अ आए, बाद में भी अ नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या यर ल व और ह आए, तो विसर्ग जो था वो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। आगे अ हो, अ के साथ अगर अ आ जाए, बाद में भी अ नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा है, यर ल व है और ह है, तो ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, मनः, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के प्लस के चिन्ह के बाद आने वाले शब्द में भी पहले अ है, तो ये नियम भी पूरा। नया शब्द बना तो उसमें विसर्ग जो है वो ओ में बदल गया। मात्रा देख लो, मनोनुकूल। अधः प्लस गति, विसर्ग के पहले ध में अ की मात्रा है, गति तीसरा वर्ण है, अधोगति ओ की मात्रा बन गई। तपः प्लस बल, प में अ की मात्रा है, बल ब तीसरा वर्ण है अपने वर्ग का, तो तपोबल बन जाएगा। इसी प्रकार मनः प्लस हर, ह आया है, आगे अ की मात्रा है, तो मनोहर बन जाएगा। इसी प्रकार से पय प्लस धन, ध चौथा है, त थ द ध तीसरा है, चौथा है, पांचवा वर्ण है, द चौथा वर्ण है, आगे अ की मात्रा है, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा, पयोधन हो जाएगा। इसी प्रकार यशः प्लस गान, यशः में विसर्ग के पहले अ है, नियम पूरा, ग तीसरा वर्ण है, नियम पूरा, तो नया शब्द जो बनेगा विसर्ग ओ में बदल जाएगा और यशोगान हो जाएगा। विसर्ग संधि का अगला नियम देखिए, नियम 7, विसर्ग के बाद अगर र आए, विसर्ग के बाद र, विसर्ग आगे वाले शब्द में विसर्ग है, उसके पहले किसकी मात्रा है, कौन सा शब्द है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे। बाद वाले शब्द में र नज़र आएगा, बाद वाले शब्द में अगर र नज़र आया तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, पहले जो भी मात्रा है, अगर छोटी मात्रा है, ह्रस्व स्वर की मात्रा है, ह्रस्व स्वर की, तो वो दीर्घ स्वर की मात्रा हो जाएगी। देखिए, निहि ह्रस्व स्वर की मात्रा है, र आया विसर्ग के बाद तो निरोग हो जाएगा। ह्रस्व स्वर की मात्रा दीर्घ स्वर में बदल गई, दीर्घ स्वर हो गया, मात्रा दीर्घ में बदल गई। निहि प्लस रस, र आया विसर्ग के बाद, निरस विसर्ग का लोप हो गया और ह्रस्व स्वर की मात्रा दीर्घ में बदल गई। इसी प्रकार से निहि प्लस रऊ, र आया विसर्ग के बाद, ह्रस्व स्वर की मात्रा दीर्घ में बदल गई, यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और विसर्ग के पहले जो स्वर की मात्रा थी निहि निहि निहि, तो ये बड़ी की यानी दीर्घ स्वर की मात्रा हो जाएगी। ये नियम हमें बताता है। विसर्ग संधि का अगला नियम देखिए दोस्तों, दो शब्द हैं, नमः और पुरः। नमः और पुरः,
इन दो शब्दों के बाद, अगर आगे नमः है या पुरः है, इन दो शब्दों के बाद आने वाले शब्द में यदि आपको क नज़र आ रहा है, प नज़र आ रहा है, तो जो नमः और पुरः में विसर्ग लगा हुआ है वो विसर्ग स बन जाएगा, हलंत वाला, आधा स्वर रहित। उदाहरण देखिए, नमः शब्द आया, कार आया, नमः शब्द शर्त पूरी, क आया, कार, तो नया शब्द बना, उसमें विसर्ग स में बदल गया, नमस्कार। इसी प्रकार से पुरः शब्द में क आया तो पुरस्कार, विसर्ग जो है वो स में बदल गया। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।